बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी किया था और लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन के मुतल्लिक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दीज आर सेट ऑफ इक्वेशंस जो कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी सिंगल इवेंट के उनको रिलेट करती है। ठीक है, यानी ये वो इक्वेशंस हैं जो दो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ने एक ही सिंगल इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए होते हैं उन दोनों इवेंट्स के जो कैलकुलेशंस हैं उनको रिलेट करती है या उनके रिलेशन की इक्वेशंस बताती हैं। हम लोगों ने जो है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी गैलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशंस ली थी और उनमें जो है थोड़ा सा चेंज किया था और उनसे हमने लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस बना ली थी। और फिर बाद में हम लोगों ने जो है इन्वर्स लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस भी बनाई थी और इंटरवल लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस भी बनाई थी और इन्वर्स इंटरवल लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस भी हमने उसी से जनरेट की थी। आज हम लोगों ने जो है एक नई चीज़ पढ़नी है विच इज़ आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc²। ये जो इक्वेशन है इससे आप लोग पहले से भी फेमिलियर होंगे। ये इक्वेशन काफ़ी कॉमन है और हम लोग इसको पहले से भी देखते आ रहे हैं। ये इक्वेशन जो है E इज़ इक्वल टू mc² जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बेसिकली मैस और एनर्जी का रिलेशन बताती है। जब हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन करते हैं ना, जो आप लोग इब्तदाई फ़िज़िक्स की डेफिनेशन करते हो तो उसमें हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो मैस और एनर्जी को स्टडी करती है और इसके साथ साथ जो है ये मैस और एनर्जी के रिलेशन को भी स्टडी करती है। तो ये बेसिक रिलेशन है जो कि मैस और एनर्जी को आपस में रिलेट करता है और बताता है कि मैस और एनर्जी जो हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, यानी हम मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को भी वापस मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय दिस फार्मूला, बाय दिस रूल। इसमें जो E है ये हमारी एनर्जी है और M जो है ये मैस है और C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये फार्मूला है जिसके तहत हम एनर्जी को मैस में और मैस को जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को चूँकि हम लोग बहुत अरसे से जानते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है तो हम जो है आज इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम जो कुछ स्टेप फॉलो करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फोर्स का फार्मूला ले रहे हैं। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स या जिसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, सेकेंड ईयर की या शायद फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में है, जिसमें हमारी जो फोर्स की स्टेटमेंट हमने उसमें पढ़ी थी ना, दैट वाज F इज़ इक्वल टू ma। लेकिन उसी लॉ की हमने ना एक एक्सटेंशन में पढ़ी थी कि फ़ोर्स को जो है हम मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सेकेंड ईयर की ही फ़िज़िक्स के अंदर हम लोगों ने जो है फ़ोर्स की एक सेकेंड डेफिनेशन पढ़ी थी, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फ़ोर्स जो है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। इसको हम मोमेंटम स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं और ये जो है ये मैस स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी मोमेंटम की टर्म्स में हम फोर्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैस और एक्सेलरेशन की सूरत में हम फोर्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाली जो फोर्स की स्टेटमेंट है ये बताती है कि अप्लाइड फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो dp/dt हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, जो p है जो मोमेंटम है ये बराबर होता है mv के, तो हम p की जगह पर mv पुट कर देंगे। अब चूँकि इस वक्त हम रिलेटिविटी में, हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, तो रिलेटिविटी में जो चीज़ें हैं ना, मोस्टली चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट के अलावा जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो वेरिएबल हैं, यानी वो अनसर्टन है, वो स्पीड को चेंज करने से चेंज हो जाती हैं। हम जब अपने क्लासिकल फ़िज़िक्स में होते हैं ना तो हम कहते हैं कि जो मैस है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी अगर हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया है तो उसका जो मैस है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। उसकी जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से जब कोई मैस मूव करता है तो उसका जो मैस है वो फिक्स नहीं रहता, उसका मैस वेरी कर जाता है।
मैस जो है वो चीज़ों के मैसेज जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं जब चीज़ें जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। और वेलोसिटी तो जो है वो ऑलरेडी एक वेरिएबल है, यानी उसमें चेंजेस आ सकती हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं। सो रिलेटिविटी में ना ही मैस कांस्टेंट है ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये दोनों जो हैं चूँकि वेरिएबल है, तो जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे यानी d/dt ये डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस डेरिवेटिव, चूँकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल हैं, तो इन दोनों का डेरिवेटिव आएगा सेपरेटली, और इसके ऊपर जो है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट रूल हम इस तरह से अप्लाई करते हैं कि एक चीज़ का डेरिवेटिव होता है और दूसरी कांस्टेंट होती है, देन जिसका डेरिवेटिव लिया होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं और दूसरी का डेरिवेटिव आ जाता है। तो हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो हम जो है m को एज इट इज़ रख रहे हैं और dv/dt आ जाएगा प्लस v एज इट इज़ रहेगा और dm/dt आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, हमने इस कोई भी बॉडी है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस बॉडी का सपोज मैस m है और वेलोसिटी v है, और ये जो मैस m और वेलोसिटी v ले रहे हैं ना, ये इसके रिलेटिविस्टिक मैसेज और वेलोसिटीज़ हैं। ठीक है, यानी जब बॉडी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करने लग जाती है, तो तब जो उसके मैसेज या वेलोसिटीज़ या जो भी टर्म्स हम फाइंड आउट करते हैं उनको हम रिलेटिविस्टिक टर्म्स बोलते हैं। तो इस बॉडी का जो रेस्ट मैस होगा उसको हम प्रॉपर मैस बोलेंगे। तो ये जो मैस m है ना, ये रिलेटिविस्टिक मैस है। ठीक है जी। तो हमने जो बॉडी कंसीडर की, सपोज जिसका मैस m था, हमने उसके ऊपर जो है कोई फोर्स F अप्लाई की है, तो इस F फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर कोई मामूली सा डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, यानी वो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है। तो हम सपोज करते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो dx डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू फोर्स F। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, या यूँ कह लो कि वो बॉडी मूव करती है, तो मोशन की वजह से उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आता है, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है जैसे ही बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो जो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, या आप कह लें कि इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी है, वो बराबर होगी वर्क डन के। ठीक है। एक्चुअली जो एनर्जी और वर्क है ना, ये एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। तो हम एनर्जी को वर्क के बराबर लिख सकते हैं बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वर्क जो है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, या अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में वर्क कर रहे हैं या में काम कर रहे हैं, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये देखें, F/dx जो है ये वर्क की स्टेटमेंट है। W=F.d आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क होता है। तो यहाँ पर चूँकि डिस्प्लेसमेंट dx है, सो ये F/dx जो है ये बराबर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिख लेते हैं d काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमारा F है, इसकी जगह पर ये जो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा mdv/dt प्लस v/dm/dt जो इसकी वैल्यू थी, और इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dx। ठीक है जी। अच्छा, वेलोसिटी जो है उसकी स्टेटमेंट हम लोगों को आती है कि वेलोसिटी बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम dx कह रहे हैं, तो और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। सो वेलोसिटी जो है वो हमारी बराबर आ जाएगी dx/dt के। यहाँ से dx की वैल्यू अगर आप सेपरेट करें तो ये v/dt के बराबर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास dx मौजूद है, इसकी जगह पर हम लगा देते हैं v/dt। अब ये वाला जो v/dt है, ये सेपरेटली इन दोनों टर्म्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, तो ये dt जो है इनके साथ, नीचे वाले dt के साथ जो है वो कट जाएगा, और ये हमारे पास रह जाएगा m। ये वाला v जो है, अब ये dt कट गया है, सिर्फ v रह जाएगा, और ये v जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म बन जाएगी mv/dv, और ये वाली जो टर्म है एक v इसमें पहले से मौजूद है, और एक ये वाला v जाएगा, तो ये बन जाएगी v²dm। ठीक है जी। उसके बाद मैंने जैसा कि आपसे पहले बात की कि हम जिस मैस की बात कर रहे हैं, कि जिस मैस को हम मूव करवा रहे हैं बाय यूजिंग सम फोर्स, उसका जो प्रॉपर मैस है या जिसको हम रेस्ट मैस कहते हैं वो m0 है, और जो उसका मूविंग मैस है वो m है। तो प्रॉपर मैस और रेस्ट मैस का जो है ये रिलेशन होता
होता है रिलेटिविस्टिक रिलेशन कि जो हमारा मूविंग मास है वो बराबर होता है प्रॉपर मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, जहाँ पर यहाँ पर जो वी स्केयर है ये इस मास की वेलोसिटी है और ये जो हमारा मास m आया है इसको हम मूविंग मास या रिलेटिविस्टिक मास भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड्स पर अब स्केयर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा m स्केयर इज इक्वल टू m नॉट स्केयर, और यहाँ नीचे वाले हिस्से में स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो बटे में 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर मौजूद है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये जो है m स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पर जो है वो m नॉट स्केयर एज इट इज़ रह जाएगा। फर्दर आप देखें इस हिस्से में हम एलसीएम लेते हैं, तो ये सी स्केयर जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो है वो होल बटे के नीचे भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सी स्केयर माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर और m स्केयर साथ एज इट इज़ चल रहा है इज इक्वल टू m नॉट स्केयर। ये वाला सी स्केयर जो है हम इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा m नॉट स्केयर सी स्केयर और इस साइड पर रह जाएगा m स्केयर इंटू सी स्केयर माइनस वी स्केयर। अब ये जो m स्केयर है ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों चीज़ों के साथ, तो ये बन जाएगा m स्केयर सी स्केयर माइनस m स्केयर वी स्केयर इज इक्वल टू m नॉट स्केयर सी स्केयर। अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिलेटिविटी में जब हम बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट के अलावा तकरीबन हमारे पास जो मोस्टली चीज़ें आती हैं वो वेरिएबल होती हैं, यानी उनमें चेंज आ सकता है। तो हमारी इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये वाला जो m है ये रिलेटिविस्टिक है, यानी इसमें वेरिएशन आ सकती है, और वेलोसिटी तो ऑलरेडी वेरिएबल होती है, इसमें चेंज आ सकती है। m नॉट जो है ये प्रॉपर मास है, प्रॉपर मास भी हमारा फिक्स मास होता है, यानी जो रेस्ट मास होता है वो भी चेंज नहीं होता। सो m नॉट भी हमारा कांस्टेंट है और c भी हमारा कांस्टेंट है। तो बाकी जो चीज़ें हमारी वेरिएबल हैं उन सब को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कांस्टेंट है उनका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आता है, तो हम उसको देख लेंगे। तो ये देखिए m स्केयर सी स्केयर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी स्केयर इसमें कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रह जाएगा, और m स्केयर की जो डेरिवेटिव है वो आएगा 2m और फर्दर डेरिवेटिव इसका आ जाएगा dm। ठीक है, तो सी स्केयर एज इट इज़ रहा, m स्केयर का डेरिवेटिव हमने लिया तो वो 2m dm आ गया। अब इस साइड पर देखिए यहाँ पर m और v दोनों वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि एक का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को एज इट इज़ रखेंगे, देन दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे और पहले को एज इट इज़ रखेंगे। m स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2m dm आएगा और v स्केयर एज इट इज़, तो ये देखें 2m dm और v स्केयर हमारा एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, m स्केयर को एज इट इज़ रखेंगे और v स्केयर का डेरिवेटिव आएगा और वो आएगा 2v dv। ठीक है, तो ये देखिए 2v dv और यहाँ पर m स्केयर जो है ये हमारा एज इट इज़ आ गया है। अब दूसरी साइड पे देखें ये सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है, सो हमने यहाँ पर इसको ज़ीरो लगा दिया। अब इस पूरे रिलेशन में देखें, इस पूरे रिलेशन में 2m कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 2m है, यहाँ पर भी 2m है और यहाँ पर भी 2m है। इस 2m को हम कांस्टेंट कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा सी स्केयर डी एम माइनस वी स्केयर डी एम माइनस एम वी डी वी। यहाँ से एक m जो है वो कॉमन चला जाएगा और एम वी डी वी हमारे पास रह जाएगा। ये 2m जो है ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाई 2m हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये बन गया सी स्केयर डी एम माइनस वी स्केयर डी एम माइनस एम वी डी वी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं इन दोनों को उठाकर इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। ये माइनस वी स्केयर डी एम जो है ये प्लस वी स्केयर डी एम हो जाएगा, माइनस एम वी डी वी जो है ये प्लस एम वी डी वी हो जाएगा, इज़ इक्वल टू सी स्केयर डी एम को हमने नहीं छेड़ा, ये जहाँ पर है उसको वहीं पर रखा। इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया है इक्वेशन 2, और एक हमने इक्वेशन 1 बना कर रखी हुई थी जो कि डी काइनेटिक एनर्जी की हमारी इक्वेशन थी। ये देखिए स्टार्ट में हम लोगों ने जो है डी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ली थी, डी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्केयर डी एम। और अब हम लोगों ने एक और इक्वेशन निकाली है, उसमें भी देखें एम वी डी वी प्लस वी स्केयर डी एम इज इक्वल टू सी स्केयर डी एम। तो हमारे पास ये जो है दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक हमारी इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। ये देखें ये इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था और ये वाली जो है ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो इनकी एक साइड सेम है,
mv/dv प्लस v/dm और यहाँ पर भी mv/dv प्लस v/dm। तो अगर ये दोनों साइड्स आपस में सेम है तो ये वाली जो दो साइड्स हैं इनको हम आपस में बराबर रख सकते हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं। तो ये जो डी काइनेटिक एनर्जी है ये c/dm के बराबर आ जाएगा। तो वो हम लिख लेते हैं डी काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू c/dm। और उसके बाद हमें तो चूँकि डिफरेंशियल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो हम इसको जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो हम दोनों साइड्स पर जो है इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पर हम जो है इस वाली साइड को जिसका डिफरेंशियल जो है वो dm है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स m0 टू m0 इसका प्रॉपर मैस है या कह लें इसका इनिशियल मैस है, और m जो है इसका फाइनल रिलेटिविस्टिक मैस है जो जहाँ तक इसका मैस इंक्रीज़ किया था बाय इंक्रीजिंग द स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू c² विद रिस्पेक्ट टू m। हमारे पास यहाँ पर 1 मौजूद है तो 1 की जो इंटीग्रेशन है वो m आएगी और इसके ऊपर हम लिमिट्स लगा देते हैं m से m0, तो ये बन जाएगा m माइनस m0। अब ये जो m है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये mc² माइनस m0c² आ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा m0 है ये रेस्ट मैस है, तो रेस्ट मैस से रिलेटेड जो हमारी एनर्जी होगी उसको हम कह देंगे वो रेस्ट एनर्जी है। तो सपोज़ कर लेते हैं E0 जो है वो हमारी रेस्ट एनर्जी है, तो ये जो m0c² है उसको हम E0 के बराबर लिख देंगे। E0 इज़ इक्वल टू m0c²। तो जब हमारा जो मैस है जिसका प्रॉपर मैस m0 था, जब उसका मैस रिलेटिविस्टिक मैस m हो जाएगा, यानी जब हम उस मैस को एक्सेलरेट कर देंगे तो उस वक़्त उसकी जो एनर्जी होगी, जो उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी, सपोज़ हम उसको E कह देते हैं, तो ये जो हमारी mc² टर्म है इसको हम E के बराबर रख देते हैं। तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की टर्म है ये बराबर आ जाएगी E माइनस E0 के। तो हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू E माइनस E0। यहाँ पर E जो है वो mc² के बराबर है और E0 जो है वो m0c² के बराबर है। तो ये E इज़ इक्वल टू mc² वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसको हम लोगों ने डिराइव करना था, जो कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी की इक्वेशन है।